आरागची जो हैं ईरान के विदेश मंत्री, उनकी यात्रा पाकिस्तान हो रही है, ओमान हो रही है, चाइना हो रही है, रशिया हो रही है। आज भी मैं ताजा अपडेट देख रहा था तो वो चाइना की यात्रा पर हैं, वांग वी से मिले हैं। एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन बनता है कि क्यों उन्होंने इंडिया आना अभी तक ठीक नहीं समझा। कवर थोड़ी सी ऐसा लगता है कि ये भारत के पक्ष में तो नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि जब आप इतनी अच्छी पोजीशन रखते हो, इंडियन ओशन में आपको इतना बड़ा कोस्ट लाइन मिला हुआ है, जीसीसी में आपका बहुत बड़ा इंटरफेरेंस है, बड़े रेमिटेंसेस मिलते हैं, बढ़िया एक्सपोर्ट है, उसके बावजूद भी ईरान आपको कंसीडर नहीं कर रहा है। हालांकि कुछ दिग्गजों का कहना है एक दिन आएगा जब ईरान खुद चल के भारत आएगा कि आप ही बचाओ। ये बहुत फोरसाइटेड सीन है, लेकिन इसमें आपका मैं जानना चाहता हूँ कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, मैं इसको इस प्रकार देखता हूं कि पहली बात, ईरान की आज की तारीख में प्रायोरिटी क्या है। स्टार्ट होता है प्रायोरिटी से। प्रायोरिटी उनकी ये है कि ये युद्ध उनको भी सूट नहीं करता है, अमेरिका को भी सूट नहीं करता है, ये ख़त्म हो। तो इसीलिए पाकिस्तान तो एक वो बन गया है मध्यस्तर जो कर रहा है, वो क्या उसका नतीजा होगा वो वक्त बताएगा। ओमान का बिल्कुल जैसे उन्होंने बोला मैं सही मानता हूँ, क्योंकि वो उनका एक ट्रस्टेड पार्टनर था, जिसमें पहले वहाँ उस वेन्यू पे टॉक्स हो रही थी न्यूक्लियर वाली। और रशिया में और चाइना में उनका इंटरेस्ट ये है क्योंकि वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं और उनके साथ इस वॉर में भी काफ़ी मदद मिली है। क्योंकि जैसे सैटेलाइट इमेजरीज हैं, सैटेलाइट की है, कुछ ड्रोन्स मिले हैं, मैन पैड इक्विपमेंट मिला है जो एयर डिफेंस के लिए, तो कुछ मिलिट्री वो भी मिली है इनको। और देखिए, बॉर्डर्स भी उनके थ्रू सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से एक तरफ चाइना हो जाता है और थ्रू सेंट्रल एशियन रिपब्लिक रशिया से हो जाता है, और ये इनके काफ़ी ट्रेडिशनल टाइज हैं। क्या भारत के साथ टाइज हैं? बिल्कुल है। भारत के साथ भी हिस्टोरिकल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री सारे टाइज हैं। लेकिन अभी उनको पता है कि मैं भारत में जाके अचीव क्या करूँगा। अगर अभी वो आते भी हैं तो क्या भारत इस युद्ध में कुछ परिवर्तन ला सकता है? मध्यस्थता में चीन का लेवरेज है, नहीं मेरा इसमें है, रशिया का लेवरेज है। अब भारत का देखिए, अभी प्राइम मिनिस्टर ने कल भी स्टेटमेंट दिया था जब ये फुजैरा के ऊपर अटैक हुआ है, वो बिल्कुल गलत अटैक उन्होंने किया है, कि उसको भी प्राइम मिनिस्टर ने कंडम किया है। और उसमें ये भी क्लियरली बोला है कि नो वन शुड हैव राइट्स टू डू ऑल दिस किसी कंट्री के ऊपर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और दूसरा उन्होंने ये भी बोला है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला होना चाहिए, वो इंटरनेशनल फ्री शिपिंग लेने किसी का अधिकार नहीं है। बिल्कुल बड़े दो अच्छे स्टेटमेंट दिए हैं। लेकिन क्या अभी ईरान को देखिए, फिर दूसरा एक और शाहबार पोर्ट पे लास्ट टाइम हमने बजट अलॉटमेंट कुछ नहीं किया है, वो भी एक बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। क्योंकि हम तो नॉर्थ साउथ वो कॉरिडोर की बात कर रहे थे, थ्रू अफगानिस्तान, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, राइट अप टू चाइना। तो भारत का जो रोल है ना अभी, और खासकर देखिए आईमैक कॉरिडोर भी है, वो भी एक बहुत बड़ा इश्यू है। ईरान इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता है आईमैक कॉरिडोर, क्योंकि फिर तो ये इस इलाके में आप देखिए कितना ट्रेड हो जाएगा। सऊदी अरेबिया तो बहुत बड़ा ट्रांजिट पॉइंट बन जाएगा ये सारा ट्रेड का, और ये बिल्कुल बहुत बढ़िया कनेक्टिविटी हो जाएगी। और इनके रिलेशनशिप ईरान इसके थ्रू भी अच्छे हो जाएंगे। किसके थ्रू? इजराइल के साथ, ये सारी कंट्रीज के। और फिर I2U2 है ये अपना। तो ये चीजें ना ईरान को डाइजेस्ट नहीं हो रही है। तो इंडिया का जो रोल है, अच्छा रोल है, ट्रेडिशनल फ्रेंडशिप है, लेकिन आज ईरान भी इसको एनालिसिस कर रहा है। वो भी इंडिया को अलग स्थल नहीं करना चाहता है, इंडिया को रखना चाहता है, इंडिया से बातचीत कर रहा है। जयशंकर साहब की बात हुई है, आरागची से कई बार फोन पे बात हुई है। लेकिन अभी टॉप प्रायोरिटी है इस युद्ध में रोकने के लिए इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, वो उनके दिमाग में आता होगा। और देखिए फिर IRGC मैं जब अफगानिस्तान में डिप्लॉयड था, मैं वहाँ पर जो ईरानियन DA था वो फ्रैंकली वो IRGC वाला था। और उनका जो सिस्टम है वो बिल्कुल ही, मैंने तो देखा था IRGC डोमिनेटेड है। एक छोटा सा एग्जांपल दे दूंगा। उनका कर्नल था, मैं उस समय ब्रिगेडियर था, मेरे को बोलता है आपकी टॉप लीडरशिप ऑफ इंडिया के लिए ये मैसेज है और आप कन्वे करो। मैंने कहा यार आई गोड़ा एम्बेसडर, और आपका भी एम्बेसडर टू एम्बेसडर करो। बोलता है हमारे सुप्रीम लीडर से ये मैसेज आया है, एम्बेसडर वगैरह को हम बिल्कुल नहीं कंसिडर करते हैं, ना हमारे एम्बेसडर को पता है, आप भी अपने एम्बेसडर को नहीं बताना और वो भेजो। एनीवे, मैं तो एक इंडियन सिस्टम फॉलो करूँगा। मैंने अपने एम्बेसडर को बताया और उन्होंने भी, और मैंने भी अपने रिपोर्ट्स भेजे कि ये एक प्रपोजल आया हुआ है। तो कहने का मतलब है IRGC डोमिनेटेड है और आरागची वही करेगा जो IRGC बोलेगी। IRGC ऑपरेट कैसे करता है? आप डिफेंस पर्सनल हैं और आपने जैसे अपना अफगानिस्तान का वो बताया, आपसे भी मैं अनुभव जानूंगा।
ऑपरेट कैसे करता है? मतलब हम लोग जैसे सेना देखते हैं वैसे आतंकी समूह है कि सेना है, क्या है वो, मतलब किस तरह से उसे देखा जाए? IRGC बिल्कुल सेना नहीं है टेक्निकली। Okay. ये ईरान एक ऐसा देश है, देखिए IRGC खड़ी की गई थी, ये ईरानियन जब ये रिवोल्यूशन हुआ था 1979 का, ये बेसिकली वो एलिमेंट्स थे जो उस समय ये जो रेवोल्यूशनरीज के साथ जुड़ गए थे, खोमेनी के साथ तब, और ये सारे उनके साथ जुड़ चुके थे। तो बेसिकली एक रेवोल्यूशन आया था ईरान में, वो हमें हिस्टोरिकली पता है। उनकी सेना तब भी थी और आज भी सेना है। प्रॉपर ईरान की एक आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, लेकिन उनको बैकग्राउंड में रेलीगेट कर दिया। ये विश्व में एक अनोखा देश है जहां पर दो स्ट्रक्चर्स हैं। एक उनकी प्रॉपर आर्म फोर्सेस है, आर्म फोर्सेस का नाम ही आज कोई नहीं लेता है, लेकिन IRGC का नाम सब लेते हैं। तो IRGC के बेसिक फंडामेंटल क्या था? इनके फंडामेंटल ये थे, इन्होंने स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए। जैसे एक तो आपका ये था बसीज फोर्स, ये है इंटरनल सप्रेशन को लिए, कंट्री के अंदर कोई भी आवाज़ उठाए गवर्नमेंट के खिलाफ उसको क्रश करो। तो और वो इन्होंने किया बहुत सक्सेसफुली, जो भी हुआ था जनवरी के जो प्रोटेस्ट हुए थे, बसीज फोर्स है। फिर एक है कुद फोर्स। कुद फोर्स खड़ी हो गई थी 1979 से ही, ठीक है। और जहाँ जो इनका वो अब ये बंदा है IRGC का हेड, वो फाउंडर इसका था कुड फोर्स का। तो कुड फोर्स का भी बेसिकली ये था कि प्रॉक्सीज खड़े करो, जो सारे प्रॉक्सीज हैं, और स्ट्रेटेजिक डेप्थ बढ़ा हुआ ईरान की। हम बात करते हैं ना वो यूनाइटेड स्टेट्स के बेसिस की, यहाँ पर ईरान के पास भी तो बेसिस है। ये आप देखिए, लेबनान एक कैसी पीस लविंग कंट्री थी, वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज, उसको इन्होंने पूरा मॉडर्नाइज कर दिया, वो मतलब रेवोल्यूशनाइज करके वहाँ शिया पॉपुलेशन भेज के, और वो वहाँ सिस्टम ही चेंज कर दिया। मतलब उधर भी एक लेबनीज आर्मी है और एक हिजबुल्लाह है। बिल्कुल है। ओके, सुपीरियर कौन है? हिजबुल्लाह। लेबनीज आर्मी डिफंक्ट है। इसी प्रकार ईरान में IRGC के साथ, तो इनकी नेवी अलग है, आप देख लिए IRGC की नेवी, IRGC के एयरफोर्स अलग है, एयर डिफेंस अलग है, और इनके पास स्ट्रेटेजिक एरो सिस्टम्स हैं। ये मतलब इसमें मिसाइल्स और ये जो ड्रोन्स हैं, ये इनकी IRGC के पास है। तो सारी लेवरेज है। बेसिक इनके दो मुद्दे हैं, प्रॉक्सीज, रिजीम सर्वाइवल, मेन तो रिजीम सर्वाइवल है, और तीसरा है ये जो इंटरनल सेपरेशन करना और फॉरेन उसको काउंटर करना। अब ये क्या है कि कन्वर्स कैसे हो रहे हैं? देखिए, एक है आइडियोलॉजिकल लीडरशिप, जिसमें ये खोमेनी और ये सब आ जाते हैं। रिलीजियस आइडियोलॉजी, तो ईरान की IRGC ने ये देखा है कि रिलीजियस आइडियोलॉजी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है, बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है कि प्ले द रिलीजियस कार्ड, पैलेस्टीन कार्ड और शिया कार्ड और सारे कार्ड, और कंट्रोल किसके पास है? IRGC के पास। तो ये मैंने आपको एक लाइव एग्जांपल दिया है जो मेरे साथ खुद हुआ था, जब उनके वो DNA मेरे को बोला, और वो ऐसे से मेरे को प्रपोजल देता था कि जो एज अ इंडियन DA मेरे को 10 बार सोचना पड़ेगा कि कैन आई स्पीक दिस, बट ही इज टू टेल मी लेट्स इंडिया आर्मी यहाँ लेके आइए, यहाँ करते हैं, हम ये करते हैं, पाकिस्तान को ठोके, मतलब क्या क्या वो देता था। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बट दिस प्रपोजल तो ही क्लियरली सेड हमारी तरफ एम्बेसडर डिस्कार्डेड। तो अराक्ची इज जस्ट अ स्पोक्समैन ऑफ IRGC। तो अराक्ची चाहेंगे भी भारत के साथ, लेकिन मेरे को लगता है उनका जो कंट्रोल है वो IRGC के हाथों में है। और शायद IRGC की और आसिम मुनीर की जो एक, देखिए वो ISI में रहा है और आर्मी चीफ रहा है, तो उसकी लेवरेज उनके साथ ज्यादा है। तो आज ये जो चल रहा है ये कहीं भारत के हित के भी खिलाफ हो सकता है, जो प्रॉक्सिमिटी अभी IRGC और पाकिस्तान आर्मी की बढ़ती जा रही है। और पहले जो भी था, एटलीस्ट जो खोमेनी थे या जो भी था, उनका थोड़ा कमांड कंट्रोल था, मतलब थोड़ा एक उनका इन्फ्लुएंस था। आज की तारीख में जो इनपुट्स आ रहे हैं, मेरे को लगता है टोटली IRGC डोमिनेटेड है। अब इनके स्टेटमेंट देखिए, पेजेस्कियान के देखिए या अराक्ची के, वो तो बड़े ऐसे स्टेटमेंट्स हैं, मतलब वो भी सोच समझ के वो दे रहे हैं। ऑल दीज आर IRGC डोमिनेटेड। और मुस्तफा का तो किसी को पता ही नहीं है वेदर ही इज अलाइव और डेड, जो भी आते हैं वो IRGC से। तो IRGC की जो एक मैकेनिज्म है, आर्म फोर्सेस उनकी नंबर 2 बैकग्राउंड में है, IRGC की पूरी वो है। और कल मैं जब फौजी बोलूंगा कि मेरे सामने एक और वो नई फौज खड़ी कर दो, फौज फिर सवाल उठाएगी ना। तो वहाँ देखिए, ये भी हमको एक चीज सोचनी चाहिए, बड़ा अच्छा सवाल है, क्या IRGC के अंदर फ्रिक्शन नहीं है?
क्या IRGC और आर्मी के अंदर फ्रिक्शन नहीं है? पक्का होगी। आज आप देखिए इनके जितने भी IRGC लीडर्स हैं उनकी उम्र क्या है? 68, 70। अरे हर देश में आर्म फोर्सेस वाले 60 पे रिटायर हो जाते हैं। तो एक ये ऐसा सिस्टम हो चुका है कि उनका कमांड कंट्रोल हो गया है। तो अरागची साहब आना चाहेंगे, पर अब मेरे को लग रहा है कि इस पे एक डिस्कशन हो सकती है। एम्बेसडर साहब मेरा सर पॉइंट, हाँ, कि भविष्य में इंडिया का और ईरान का होल्ड आपस में कैसा रहेगा। हाँ, ये बड़ा क्वेश्चन है। और एक्चुअली इसलिए भी, जैसे आपने अभी बताया ना, चाइना के पास लेवरेज है, मतलब ईरान चाहता है कि चाइना के साथ में बात कर ली जाए, लेकिन हम लोगों के पास भी एक बहुत स्ट्रेटेजिक लेवरेज इस बात का है। ईरान भले ही चाइना के नज़दीक हो, लेकिन भारत पूरे GCC के नज़दीक है, इजराइल के नज़दीक है। मतलब हम अगर युद्ध में 2 पार्टी होते हैं तो हम दूसरी पार्टी के नज़दीक हैं। तो ईरान के साथ तो ये वैसी स्थिति बनकर आ गई कि जो 2 पार्टी हैं उसमें से एक से बात करना सब चाह रहे हैं, दूसरी पार्टी की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है। अगर भारत उनका रिप्रेजेंटेटिव बनता है, क्योंकि इजराइल भारत के बीच की जो केमिस्ट्री है, भारत अच्छे से कन्वे कर सकता है कि भाई ये GCC कंट्रीज चाहते हैं। आप बिल्कुल अंकित, ये क्वेश्चन ये जो आप सवाल किया है, और अभी जनरल साहब ने बड़ा अच्छा इसको एक्सप्लेन भी किया, कि ये सवाल बहुत जगह उठ रहा है कि भारत अपना जो वेट है या जो एबिलिटी है उसको इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है। इसमें मैं 2-3 चीज़ें कहूँगा। पहली बात तो ये नहीं है कि हम बातचीत नहीं कर रहे हैं। क्या कुछ देश बड़े ओपनली बात कर रहे हैं, पाकिस्तान जैसे, और प्रेसिडेंट ट्रम्प, उनकी जो पूरी जो भी बात होती है वो उसको, क्योंकि पाकिस्तान के लिए इससे बड़ा अच्छा मौका नहीं है कि वर्ल्ड स्टेज पे, जो कि अभी तक आइसोलेटेड था, अब हर कोई उससे बात कर रहा है। फील्ड मार्शल साहब जो हैं आसिम मुनीर, उनको नॉमिनेट किया जा रहा है। आई थिंक अगर उनको नोबेल प्राइज़ मिलता है तो मेरे ख्याल से हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा, पहली बार ऐसा होगा कि किसी आर्मी के जनरल को नोबेल पीस प्राइज़ दिया जा रहा है। जबकि अगर हम देखें, हमें मालूम है उनका अफगानिस्तान में क्या क्या हो रहा है, और उनकी अपनी हालत यह है कि भाई पेशावर से लोकल इश्यूज बदल चुके हैं उनका, पेशावर से अमेरिकन कॉन्सुलेट को हटा दिया गया है सिक्योरिटी ग्राउंड पे। तो उनकी अपने देश की हालत यह है, लेकिन वो जो है समझौता कराने के लिए बड़े उतावले हो रहे हैं। और ये पाकिस्तान का एक रोल है जिसमें वो कितने सक्सेसफुल होंगे, ऊपर वाला, मेरे ख्याल से शायद ऊपर वाले को भी नहीं मालूम होगा, क्योंकि लेकिन उनकी तरफ से पूरी पुरजोर कोशिश है, क्योंकि उनको इसमें बहुत फायदा है। पहली बात तो ग्लोबल स्टेज पर वो आ गए, प्रेसिडेंट ट्रम्प के बहुत क्लोज हो गए वो, और प्रेसिडेंट ट्रम्प उसको कहते हैं माय बेस्ट फ्रेंड, और उनको दिख रहा है कि शायद हमें इकोनॉमिकली कोई फायदा हो जाए। दूसरा, वो ईरान से भी चाह रहे हैं कि तेल वेल मिल जाए, क्योंकि जो अखबारों में ऐसा आ रहा है कि उनकी बहुत बुरी हालत है वहाँ पे। तो पाकिस्तान का जहाँ तक रोल है वो ये बड़ा क्लियर है कि क्यों वो कर रहे हैं और क्या उनका उद्देश्य है। जहाँ तक भारत की बात है, भारत में जब भी हम डिप्लोमेसी की बात करते हैं, नॉर्मली आप कभी भी देखें, कभी उदाहरण देख लें, तो हम कभी ओपनली बात नहीं करते हैं, क्योंकि डिप्लोमेसी का मतलब ही ये होता है कि आप जो है बैक चैनल से आराम से बात करें, ना कि ओपनली, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर, एक्सपेक्टेशन बन जाती है, जो कि अभी हो रहा है। तो जब बिना एक्सपेक्टेशंस के, बिना प्रेशर के बाद काम करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसका कुछ नतीजा निकलता है। अगर आप देखें, जैसा अखबारों में भी आ रहा है कि हम अरागची से कई दफे हमारी विदेश मंत्री की बातचीत हुई है, GCC कंट्रीज हमने बातचीत की है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बात की है, प्रेसिडेंट ट्रम्प से बात हो रही है, प्रेसिडेंट पुतिन से भी बात हो रही है हमारी, और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से भी बातचीत हो रही है। दूसरा, हमारा और भी एक समस्या है कि हम मीडिएशन, हमने आज तक कभी भी अपने आप को मीडिएशन के लिए प्रस्तुत नहीं किया है एज ए आइडियोलॉजिकल। जब तक कोई हमसे आके दोनों साइड ना कहें कि भाई हम मीडिएशन आपकी मदद से चाहते हैं, हम कभी ऑफर नहीं करते अपने आप को। हमारी जनता को, हमारे देशवासियों को यह समझने की जरूरत है कि हम वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस में बिलीव रखते हैं। हम मध्यस्थ की जगह UN के आर्बिट्रेशन को, वहां की मंच को आज भी वैल्यू देते हैं, और हमारे अपने हित, क्योंकि भारत अपने आप में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी रखने वाला देश, जहां पर हर किसी के पक्षधर उपलब्ध हैं। पाकिस्तान प्रेमी भी भारत में है, तो ईरान प्रेमी भी हैं, तो गल्फ प्रेमी भी हैं। इन सभी प्रेमियों को साधते हुए देश को आगे लेकर चलना, सुपर पावर बनाना, ये अपने आप में भारत की स्थिति को बहुत ही क्रिटिकल बना देता है, और हमारा इस समय इस तरह से बनते आगे चले जाना ये उम्मीदें देता है। धन्यवाद।